नमस्कार दोस्तों, पीसीएस फाइट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं यूपीपीएससी मेंस जीएस पेपर 3 का एक सिलेबस का पार्ट है एक्सट्रीमिज़म। तो दोस्तों, आपका जो सिलेबस है पीसीएस का, यूपीपीएससी का, इसमें जो टॉपिक मेंशन है वो है कॉजेज़ एक्सट्रीमिज़म के, और कैसे ये जो है हम लोग देखें तो क्या क्या इश्यूज़ हैं। तो कॉजेज़ एंड इश्यूज़, तो इसको आज हम लोग अपनी इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एक्सट्रीमिज़म क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सो एक्सट्रीमिज़म, व्हाट इज एक्सट्रीमिज़म? एक्सट्रीमिज़म कैन बी डिफाइंड एज एन आइडियोलॉजी considered to be far outside the mainstream attitudes of a society or to violate common moral standards। तो एक्सट्रीमिज़म की अगर बात करी जाए, ये क्या एक तरीके की आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है जो कि मेन स्ट्रीम एटीट्यूड्स जो सोसाइटी के होते हैं उनसे अलग चलती है, फार आउटसाइड द मेन स्ट्रीम एटीट्यूड्स, और जो वायलेट करती है कॉमन मॉरल स्टैंडर्ड्स को। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जैसे एक सोसाइटी है, यहाँ के कुछ स्टैंडर्ड हैं, कुछ नॉर्म्स हैं कि ये डूज हैं, ये करना है, ये डोंट्स हैं, ये नहीं करना है, ठीक है। लेकिन जो ये एक्सट्रीमिज़म की विचारधारा है वो इस सिस्टम में बदलाव लाने की है, बदलाव लाने की। तो ठीक है, बिल्कुल आप बदलाव लाइए, लेकिन बदलाव को लाने के कई तरीके होते हैं, उनके कई वेज होते हैं। एक्सट्रीमिज़म किस में विश्वास करता है? ये जो इनके द्वारा सेट किए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, नॉर्म्स हैं, इनको नहीं मानना है, इनको वायलेट करना है, ठीक है। देयर वैल्यूज आर फार आउटसाइड द मेन स्ट्रीम वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इनकी विचारधारा है क्या। बदलाव लाना है सिस्टम में, लेकिन अपने तरीके से, सोसाइटी के तरीके से नहीं। लॉस जो हैं, पॉलिसीज जो हैं, इनको नहीं मानना है किसी भी तरीके से, और अपने तरीके से यहाँ पे हमें बदलाव लाना है। अब यहाँ पे देखा जाए एक्सट्रीमिज़म की भारत में शुरुआत, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, आपको कुछ नहीं जानना है, उसका हिस्ट्री कभी नहीं पूछा जाता है। जो पूछा जाता है वो यहाँ पे आपको कंटेंट पूरा मिलेगा। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म और नक्सलिज्म की बात करी जाए, ये इंडिया में नक्सलबारी नाम का एक गांव हुआ करता था वेस्ट बंगाल में, वहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है। यहाँ पे एक लीडर था चारू मजुमदार, वो एक्टिव लीडर था। उसने सारे विलेजर्स को यहाँ पे परसुएड किया, सबको अपनी तरफ किया, और एक मूवमेंट छेड़ दिया सरकार के खिलाफ। एक बड़ा मूवमेंट, एक वायलेंट मूवमेंट छेड़ दिया सरकार के खिलाफ, ठीक है, अपनी मांग मंगवाने के लिए, अपने राइट्स को लेने के लिए। तो वही मैंने कहा ना कि आइडियोलॉजी है, चेंज लाना है, हमें चेंज लाना है। तो चेंज कैसे लाना है? इनके तरीके से लाना है। इनका तरीका क्या है? वायलेंस का यूज़ करना है हमें बदलाव लाने के लिए। तो ये चारू मजुमदार, ही वॉज एन एक्टिव लीडर ऑफ दैट टाइम। नक्सलबारी नाम का विलेज था। अब दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है, ये आपका मेन कंटेंट है। आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं समझना, आपको ये समझना है कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन सरकार कर क्या रही है। तो पहले प्रॉब्लम समझ लो, चैलेंजेस समझ लो, उसके बाद सॉल्यूशन देखते हैं। मेजर इश्यूज क्या हैं? देखिए, जो एक्सट्रीमिज़म है वो ज़्यादातर जो हमारा ट्राइबल बेल्ट है वहीं पे है। आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो जहाँ पे विलेजर्स हैं, जहाँ पे ट्राइबल लोग हैं, वही इससे ग्रस्त है एक्सट्रीमिज़म से। सो उनको भले होते हैं, बहुत सीधे होते हैं, उनको ज़रा सा भी किसी ने कुछ समझा दिया तो उसी पे मानने, विश्वास करने लग जाते हैं। तो ट्राइबल्स की अगर बात करी जाए, मेन इश्यूज़ क्या हैं दोस्तों? इनके एरिया में खनन हो रहा है, माइनिंग हो रही है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पे ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो पीवीटीजीज हैं इंडिया में, आप लोग बताइएगा कमेंट करके कितनी है इंडिया में पीवीटीजीज की संख्या कितनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीलिम्स के लिए। तो जब माइनिंग होती है किसी एरिया में, अगर यहाँ माइनिंग करी जा रही है, तो यहाँ पे अगर ट्राइबल्स लोग रह रहे हैं तो इनको शिफ्ट कराया जाता है, जिसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है उन सारे परिवारों को डिस्प्लेस कराया जाता होगा, रिहैबिलिट कराया जाता होगा? बिल्कुल नहीं। तो इससे उनमें एक तरीके का आक्रोश आ जाता है कि ज़मीन भी हमारी छीन ली, माइनिंग भी कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट कर रहे हो, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। इसके बाद ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स, जो ट्राइबल्स लोग हैं इनमें ये बड़े पैमाने पे होता है, वुमेन एंड गर्ल्स की ट्रैफिकिंग। ऑपरेशन बाय सीआरपीएफ स्पेशली ऑन ट्राइबल वुमेन, ऑपरेशन बाय सीआरपीएफ के कुछ लोग हैं जिनके द्वारा ऑपरेशन किया जाता है, खासकर जो ट्राइबल महिलाएं हैं उनका। ये काफ़ी न्यूज़पेपर में आता रहता है। विलेजेस स्कूल्स बीइंग ऑक्यूपाइड बाय पैरामिलिट्री फोर्सेस, वहाँ पे जो स्कूल है वहाँ पे बड़े पैमाने पे पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग रह रहे हैं, इसलिए जो
ट्राइबल्स के लोग हैं अपने बच्चों को उन स्कूलों में नहीं भेजते क्योंकि वहाँ पे ये लोग तैनात हैं। तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ अगर कोई अटैक हो गया तो वहाँ पे गोलीबारी चलेगी, तो वहाँ पे बच्चे सेफ नहीं रहेंगे, इसलिए स्कूलों में भी माँ बाप नहीं भेजते हैं। वायलेशन ऑफ पेसा एंड एफआरए, ये जो दोनों कानून हैं इनका वायलेशन हमें यहाँ देखने को मिलता है। पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, इनका वायलेशन देखने को मिलता है। कोई भी ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी जैसी चीज़ नहीं देखने को मिलती, तो ये फेल हो जाता है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट्स नहीं देखने को मिलते हैं। आए दिन आप लोग को खुद पता होगा, करंट अफेयर है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बंगाल, कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे ट्राइबल्स लोगों को उनसे ज़मीन ले ली जाती है, फॉरेस्ट काट दिए जाते हैं, लेकिन उनको बदले में इन रिटर्न कुछ नहीं दिया जाता है और उनको अपनी ही ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता है। बल्कि कानून कहता है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट्स में है कि ग्राम सभा ये डिसाइड करेगी कि लैंड देना है कि नहीं देना है। एक्यूट पावर्टी कंडीशंस ऑफ पीवीटीजीज लाइक मनकीड़िया ट्राइब एक्सेट्रा, दोस्तों ऐसा है जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स हैं इनमें बड़े पैमाने पे पावर्टी देखने को मिलती है। हंगर, माल न्यूट्रिशन, ये सब आप इसमें ऐड कर सकते हो। हंगर, माल न्यूट्रिशन, ये सब आप इसमें ऐड कर सकते हो। लैक ऑफ गवर्नेंस, मैंने अभी आप लोग को बताया था पेशा वाले पॉइंट में कि डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल पे बिल्कुल एब्सेंट है। अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड, ये फूड सिक्योरिटी के 3 कंपोनेंट हैं। अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, ये हमें नहीं देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट दे आर नॉट इन प्लेस, वहाँ है ही नहीं। राशन शॉप्स वगैरह वहाँ पे है ही नहीं, राशन शॉप्स वगैरह है ही नहीं जो इस तरीके का प्रावधान करा सके, जो फूड सिक्योरिटी मेंटेन कर सके, इन एरियाज़ में एब्सेंट है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन ट्राइबल एरियाज इज टोटली डिस्टर्ब, किसी भी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहाँ नहीं देखने को मिलता है, राइट। सो ये जो पॉइंट्स थे आई होप सबको समझ में आ गए होंगे। अब एक कॉन्सेप्ट है रेड कॉरिडोर का। रेड कॉरिडोर क्या है? एक रीजन है, कहाँ पे? सेंट्रल, ईस्टर्न, सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो कि नक्सलाइट मॉइस्ट इंसर्जेंसी से ग्रसित है। सो अगर यहाँ बात करी जाए, हमें पता होना चाहिए कि यहाँ भारत के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं बड़े पैमाने पे, ये रेड कॉरिडोर एरिया है। यहाँ पे जो नक्सलाइट मॉइस्ट इंसर्जेंसी है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। अब तो धीरे धीरे होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट भी आई थी, उसमें इन डिस्ट्रिक्ट्स में एरिया अब कम हुआ, बट स्टिल इंडिया में है, ठीक। और ये वही डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में जो बहुत ही पुअर हैं। तो यहाँ पे जो लोग हैं इनका मास मोबिलाइजेशन किया जा सकता है। उन्हें आप बताइए, ढांढस दीजिए कि गोली उठाओ और हम आपके परिवार को पूरा भरपेट खिलाएंगे, पैसे देंगे, सारी सहूलियतें देंगे, आप बस गोली उठाओ और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दो। मोस्ट ऑफ द रीजन हैज़ अ हाई ट्राइबल पॉपुलेशन। यहाँ पे जो रेड कॉरिडोर एरिया है तो पुअर है, हाई ट्राइबल पॉपुलेशन है। द रीजन इज ऑल्सो मार्क्ड बाय सीवियर कास्ट एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। ज़मींदार क्लास है यहाँ पे बहुत एक्टिव, और यहाँ पीजेंट क्लास है जो बहुत ही ऑप्रेसिव है। तो जो मार्क्सवादी थ्योरी है वो यहाँ पे काफ़ी फॉलो होती है। मार्क्स की जो थ्योरी है हैव्स एंड हैव्स नॉट्स की, ठीक है, रिच क्लास और पुअर क्लास, तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। इसी का सहारा लेके ये लोग एक्सट्रीमिज्म फैलाते हैं। अब देखते हैं गवर्नमेंट के मेजर्स क्या क्या हैं टू काउंटर नक्सल वायलेंस। तो डी बंदोपाध्याय कमेटी बनी थी, बंदोपाध्याय कमेटी बनी थी 2006 में। इन्होंने पहले जाना कि लैक ऑफ गवर्नेंस, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन होता है ट्राइबल्स का, ये मेन रीज़न है जो नक्सलिज्म इन क्षेत्रों में फैल रहा है। इन्होंने बोला कि ट्राइबल फ्रेंडली लैंड एक्विजिशन होना चाहिए माइनिंग वगैरह के लिए, या अगर कुछ और इंडस्ट्री वगैरह लगा रहे हो। रिहेबिलिटेशन प्रॉपर होना चाहिए, सारी चीज़ें प्रॉपरली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़मीन 5000 एकड़ छीनी और रिटर्न में उन लोग को 1000 एकड़ दिया, तो ये कैसा है, ठीक है। रोड्स एंड ब्रिजेस, मेनली फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना है। लोकल विलेजेस आर बीइंग प्रोवाइडेड विद बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव करना है। ये सब की वर्ड्स हैं जो आंसर राइटिंग में आपको काम आएंगे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें, एक सरकार ने ऑपरेशन समाधान चलाया था, अगर आप लोग को याद हो। इसका फुल फॉर्म याद कर सको तो याद कर लीजिएगा। एस फॉर स्मार्ट लीडरशिप, ए फॉर एग्रेसिव स्ट्रैटेजी अगेंस्ट दी एक्सट्रीमिस्ट, एम मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग फॉर द पर्सनल, ए एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डी डैशबोर्ड बेस्ड KPIs, मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाएगा, डैशबोर्ड मेंटेन रखा जाएगा जहाँ पे सारे लोग इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। एच हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। ए एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, मतलब ईच ऑपरेशन। एन नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, जो इन लोग को फाइनेंसिंग होती है नक्सलाइट को,
माना जाता है जम्मू एंड कश्मीर, माना जाता है कि पाकिस्तान का ISI और भी कई कंट्रीज़ से इन लोगों को फंडिंग मिलती है, पैसा मिलता है। ये आर्म्स और ये हथियार, ये मटेरियल कैसे बॉम्ब वगैरह बनाने के लिए ख़रीद सकते हैं बगैर, अगर इनके पास पैसा नहीं है। तो इन जगह से पैसा आता है इन लोग को, तो उसको भी रोकना है, इस ऑपरेशन समाधान में बोला गया है। ठीक, तो ये अगर आप लोग याद कर सकते हो, ये याद कर लीजिएगा। सो बस इतना ही है एक्सट्रीमिज़म। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में, अपना स्टेटस लगा दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। अभी तक की जितनी वीडियोज़ हैं आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। GS पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ज्योग्राफी ऑप्शनल यहाँ पे चल रहा है जूम पे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो PCS के लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल। सो थैंक यू, टेक केयर।